सोचिए एक ऐसा खेत जहां जानवर अपने मालिक को भगा दें और खुद राज करने लगे। लेकिन सत्ता मिलते ही क्या वे सचमुच आजाद रह पाएंगे या नया मालिक पुराने से भी ज्यादा खतरनाक निकलेगा। सुना रहा हूं आपको प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास एनिमल फार्म, इसका हिंदी अनुवाद। एक फार्म पर आधारित इस उपन्यास में उन पशुओं का विद्रोह होता है जो मनुष्यों पर आधिपत्य चाहते हैं। मिस्टर जॉन्स के फार्म में रहने वाले पशु मनुष्यों की सेवा करते करते थक चुके हैं और उन्हें लगता है कि मनुष्यों द्वारा अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए पशुओं का इस्तेमाल किया जाना घोर शोषण है। क्रांति की शुरुआत उस दिन होती है जब मिस्टर जॉन्स पशुओं को चारा देना भूल जाते हैं। इसके बाद पशुओं ने नेपोलियन और स्नोबॉल नाम के 2 सुअरों के नेतृत्व में मनुष्यों पर आक्रमण करने और फार्म पर कब्जा कर जमाने की योजना बना ली। संवेदना और मर्म को स्पर्श करने वाले विश्व प्रसिद्ध उपन्यास का सुंदर अनुवाद पेश है आपके सामने। मैनर फार्म यानी तालुका बाड़े के मिस्टर जोन्स ने रात के लिए मुर्गियों के दड़बों को ताला तो लगा दिया था, लेकिन वो इतना ज्यादा पिए हुए था कि उनके किवाड़ बंद करना ही भूल गया। वो लड़खड़ाता हुआ अहाते की तरफ चल दिया। उसकी लालटेन की बनती रोशनी का घेरा उसके चलने से इधर उधर हो रहा था। उसने अपने जूते पिछवाड़े के दरवाजे की तरफ उछाल दिए, फिर रसोई के कोठे में रखे पीपे में से अपने लिए बियर का आखिरी गिलास भरा और चलता हुआ बिस्तर के पास जा पहुंचा जहां मिसेस जोन्स पहले ही खर्राटे लेती हुई सो रही थी। जैसे ही बेडरूम की बत्ती बंद हुई, बाड़े के सभी इमारतों में हलचल और सुगबुगाहट शुरू हो गई। दिन में ही चारों तरफ यह खबर फैल चुकी थी कि जनाब मेजर माननीय धूसर सुअर को कल रात एक अजीब सा सपना आया था और उनकी इच्छा है कि अपने इस सपने के बारे में दूसरे प्राणियों को बताएं। यह तय हो ही चुका था कि जैसे ही मिस्टर जोन्स के जाने से सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा, सब लोग बाड़े बाड़े बखार में मिलेंगे। जनाब मेजर को बाड़े में इतना अधिक सम्मान मिला हुआ था कि हर प्राणी उनकी बात सुनने के लिए अपनी घंटे भर की नींद का त्याग करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उन्हें इसी नाम से पुकारा जाता था, हालांकि उनको बिलिंगटन ब्यूटी के नाम से प्रदर्शित किया गया था। बड़े बखार के एक सिरे की तरफ एक चबूतरे पर मेजर पहले ही अपने पुआल के बिस्तर पर आराम से पसरा हुआ था। उसके ऊपर एक शहतीर से एक लालटेन लटकी हुई थी। उसकी उम्र 12 बरस की थी और पिछले कुछ अरसे से वो कुछ मुटिया गया था, लेकिन उसके बावजूद वो अभी भी राजसी ठाट बाट वाला सुअर था। उसे बधिया नहीं किया गया था, हालांकि उसके आगे के नुकीले दांत कभी काटे नहीं गए थे, फिर भी वो देखने में बुद्धिमान और उदार लगता था। काफी पहले से ही अलग अलग पशु आने शुरू हो गए थे और अपने अपने हिसाब से आराम से बैठ रहे थे। सबसे पहले 3 कुत्ते ब्लूबेल, जेसी और पिंचर आए, फिर सुअर आए तो चबूतरे के सामने पुआल पर पसर गए। इसके बाद मुर्गियां आई जो खिड़कियों के सिल पर जा बैठी। कबूतर फड़फड़ाते हुए शहतीरों पर बैठ गए। भेड़ों और गायों ने अपने लिए सुअरों के पीछे जगह तलाश ली और बैठे बैठे जुगाली करने लगी। गाड़ी वाले दोनों घोड़े बॉक्सर और क्लोवर एक साथ आराम से धीरे धीरे चलते हुए आए। वे अपने बड़े बड़े रोएदार दुम इतनी सावधानी से रख रहे थे कि कहीं कोई छोटा मोटा जानवर पुआल में न बिछा हो। क्लोवर थोड़ी मोटी ममतामयी घोड़ी थी जो अब अधेड़ होने की उम्र में पहुंच रही थी। अपने चौथे बछड़े को जन्ने के बाद वो अपनी पुरानी फिगर कभी वापस नहीं पा सकी थी। बॉक्सर अच्छा खासा कद्दावर पशु था। वो कोई 18 हाथ ऊंचा था और उसमें औसत दर्जे के 2 घोड़ों के बराबर ताकत थी। उसकी नाक पर एक सफेद धारी थी जिसकी वजह से वह कुछ कुछ फूहड़ सा लगता था। वो अव्वल दर्जे का बुद्धिमान भी नहीं था, लेकिन एक बात थी, उसके चरित्र की गंभीरता और काम करने की अकूत ताकत की वजह से सब उसका बहुत सम्मान करते थे। घोड़ों के बाद सफेद बकरी, मुरियल और बेंजामिन नाम का गधा आए। बेंजामिन बाड़े का सबसे पुराना प्राणी था और बहुत अधिक
खपती था। वो कभी किसी से बात नहीं करता, लेकिन जब वो बोलता तो आमतौर पर कोई ना कोई कटाक्ष ही करता। उदाहरण के लिए वो कहेगा कि भगवान ने उसे पूंछ इसलिए दी है कि वो मक्खियों को उड़ाकर उन्हें दूर रखे, लेकिन जल्दी ही ना उसके पास पूंछ रहेंगी और नहीं मक्खियां रहेंगी। बाड़े पर केवल वही ऐसा पशु था जो कभी हंसता नहीं था। उसकी वजह पूछने पर वो यही कहता कि उसे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जिस पर हंसा जा सके। अलबत्ता सबके सामने स्वीकार न करते हुए भी वो बॉक्सर के प्रति निष्ठावान था। दोनों अक्सर अपनी रविवार की छुट्टियां एक साथ फलों के बागीचे के परे वाले छोटे पशुवाड़े में साथ साथ चरते हुए, लेकिन बिल्कुल भी बात किए बिना गुजारते थे। दोनों घोड़े अभी बैठे ही थे जब बत्तख के बच्चों का झुंड कमजोर आवाज में चिचियाता हुआ एक पंक्ति में बखार में घुसा। उनकी मां मर चुकी थी। ये झुंड इधर उधर लपकता झपकता अपने लिए कोई ऐसी जगह तलाश रहा था जहां उन्हें कोई बड़ा जानवर अपने पैरों तले न कुचल सके। क्लोवर ने अपने आगे के पैरों से उनके चारों तरफ एक दीवार सी खड़ी कर दी। बत्तख के बच्चे इसके भीतर दुबक कर बैठ गए और पलक झपकते ही सो गए। सबसे आखिर में मौली आई। वो एक खर दिमाग खूबसूरत सफेद घोड़ी थी जो जोन्स की खचरा गाड़ी खींचती थी। वो गुड़ की भेली मुंह में चुभलाते हुए मस्ती से आई और आगे आगे ही बैठ गई। वो अपनी सफेद अयाल इधर उधर लहराने लगी। वो उस पर बंधे लाल रिबनों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। उसके भी बाद में बिल्ली आई। उसने हमेशा की तरह सबसे गर्म जगह के लिए आसपास देखा और बॉक्सर और क्लोवर के बीच की जगह में खुद को सिकोड़ लिया। वहां वो मेजर के पूरे भाषण के दौरान संतुष्ट भाव से घुरघुराती रही, लेकिन उसने मेजर का कहा हुआ एक शब्द भी नहीं सुना। अब तक मोजेस पालतू काले कौवे के सिवाय सभी प्राणी पधार चुके थे। वो पिछवाड़े की तरफ एक टाण पर सोया हुआ था। जब मेजर ने देखा कि सब आराम से अपनी जगह बैठ चुके हैं और ध्यान से उसकी बात का इंतजार कर रहे हैं, तो उसने अपना गला खखारा और कहना शुरू किया, साथियों, आप लोग कल रात के मेरे उस अजीब सपने के बारे में सुन ही चुके हैं, लेकिन मैं सपने की बात बाद में करूंगा। मुझे उससे पहले कुछ और कहना है। मुझे नहीं लगता कॉमरेड्स कि मैं आने वाले बहुत से महीनों में आप लोगों के साथ रह पाऊंगा, और मरने के पहले मैं ये अपना कर्तव्य समझता हूं कि जो कुछ बुद्धिमत्ता मैंने हासिल की है उसे आप लोगों को देता जाऊं। मैंने भरपूर जीवन जी लिया है। जब मैं अपने थान में अकेला पड़ा रहता था तो मुझे सोचने के लिए खूब वक्त मिला, और मुझे लगता है कि मैं ये कह सकता हूं कि मैं इस धरती पर जीवन के स्वरूप को, धर्रे को और साथ ही साथ अब जी रहे किसी भी पशु को समझता हूं। इसी के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूं। साथियों, आप ही बताइए, हमारी जिंदगी का स्वरूप क्या है, ढर्रा क्या है? इसमें झांक कर देखें। हमारी जिंदगी दयनीय है, इसमें कड़ी मेहनत है और हम अल्पजीवी हैं, कम जीते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमें सिर्फ इतना ही खाने को दिया जाता है कि हमारी ठठरियों में सांस भर चलती रहे। हम में से जो सांस भर लेने की ताकत रखते हैं उन्हें शरीर में खून की आखिरी बूंद तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, और उस पल के आते ही जब हमारी उपयोगिता खत्म हो जाती है हमें घिनौनी क्रूरता के साथ कत्ल कर दिया जाता है। इंग्लैंड में कोई भी ऐसा पशु नहीं है जो 1 बरस का हो जाने के बाद खुशी का या फुर्सत का मतलब जानता हो। इंग्लैंड में कोई भी पशु आजाद नहीं है। पशु की जिंदगी दुर्गति और गुलामी की जिंदगी है। ये एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन क्या ये प्रकृति का एक सीधा साधा सा नियम है? क्या हमारी ये हालत इसलिए है कि हमारी धरती इतनी गरीब है कि इस पर रहने वालों को एक शानदार जिंदगी मुहैया नहीं करा सकती? नहीं दोस्तों, नहीं, 1000 बार नहीं। इंग्लैंड की मिट्टी उपजाऊ है, यहां की जलवायु अच्छी है, इसमें इतनी क्षमता है कि अब इस पर इतने पशु रह रहे हैं, उससे कई गुना अधिक पशुओं का खूब अच्छी तरह से भरण पोषण कर सकती है। हमारे अकेले बाड़े से 1 दर्जन घोड़े, 20 गायें, सैकड़ों भेड़ें खूब आराम से सम्मान की ऐसी जिंदगी बसर कर सकती हैं जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम क्यों इस तंगहाली में जिए चले जा रहे हैं?
क्योंकि हमारी मेहनत की कमोबेश पूरी की पूरी उपज हमने मनुष्यों द्वारा चुरा ली जाती है। और यही साथियों हमारी सारी समस्याओं का जवाब है। इसे सिर्फ एक ही शब्द में बयान किया जा सकता है, आदमी, मनुष्य, मानव। मनुष्य ही हमारा असली दुश्मन है। मनुष्य को सामने से हटा दीजिए और भूख और अतिश्रम की जड़ ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो बिना कुछ पैदा किए उपभोग करता है। वो दूध नहीं देता, वो अंडे नहीं सेता, वो इतना कामचोर है कि हल नहीं चला सकता, वो इतना तेज नहीं दौड़ सकता कि खरगोश तक पकड़ सके। फिर भी वो हम सब पशुओं का मालिक है। वो उन्हें काम में जोत देता है और खाने के लिए इतना ही देता है कि वो भूखे न मरे। बाकी सब कुछ वो अपने लिए रख लेता है। हम अपनी मेहनत से मिट्टी गोड़ते हैं, हमारी लीद से, गोबर से मिट्टी उपजाऊ बनती है, और फिर भी हम में एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास अपनी चमड़ी के समा एक दमड़ी भी हो। आप गायें जो इस समय हमारे सामने बैठी हैं, लीद से, गोबर से मिट्टी उपजाऊ बनाती हैं। आपने पिछले बरस कितने 1000 लीटर दूध दिया है, और क्या हुआ उस दूध का जिसे पीकर आपके बछड़े हट्टे कट्टे बनते हैं? उस दूध की एक एक बूंद हमारे दुश्मनों के गले के नीचे उतरी है। और तुम मुर्गियों, पिछले बरस भर में तुमने कितने अंडे दिए, और उनमें से कुल कितने अंडों से तुमने चूजे बनाए? बाकी सारे अंडे बाजार में बिकने पहुंच गए ताकि जोन्स और उसके आदमियों की कमाई हो सके। और तुम क्लोवर, क्या हुआ उन 4 बछड़ों का जिन्हें तुमने जना था और जो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा और आंखों का तारा बनते? साल भर का होते ही उन्हें बेच दिया गया। अब तुम उनमें से किसी को भी दोबारा देख नहीं पाओगी। और बदले में तुम्हें क्या मिला? 4 बार जचगियों और खेतों में कड़ी मेहनत के बदले तुम्हारे पास मामूली राशन और एक थान के अलावा और है क्या? इसके बावजूद हम जो कंगाली और बदहाली की जिंदगी जीते हैं उसे भी नैसर्गिक उम्र तक कहां जीने दिया जाता है। मैं अपने लिए नहीं खींचता या भुनभुनाता, क्योंकि किस्मत ने थोड़ा बहुत मेरा साथ दिया है। इस समय मैं 12 बरस का हूं और मेरे 400 से भी ज्यादा बच्चे हुए हैं। एक सुअर का यही प्राकृतिक जीवन होता है। लेकिन आखिर में कोई भी जानवर इस क्रूर तलवार की मार से नहीं बच सकता। तुम जो नन्हे मुन्ने वाली सुअर मेरे सामने बैठे हुए हो, तुम्हें मांस के लिए ही पाला जा रहा है। बरस भर बीतते बीतते तुम सब अपनी जान बचाते हुए चिचियाते फिरोगे। हम में से हर एक का यही बुरा हाल होना है। गायें, सुअर, मुर्गियां, भेड़ें, सबका। यहां तक कि घोड़ों और कुत्तों की जिंदगी में भी इससे बेहतर कुछ नहीं लिखा है। तुम बॉक्सर, जिस दिन भी तुम्हारी इन मजबूत मांसपेशियों की ताकत खत्म हो जाएगी, जोन्स तुम्हें घोड़ा कसाई के पास बेचाएगा। वो तुम्हारा गला रेतेगा और तुम्हें उबाल कर तुम्हारी बोटियां, लोमड़ियों का शिकार करने वाले कुत्तों के आगे डालेगा। और जब कुत्ते बुढ़ा जाते हैं, उनके दांत झड़ जाते हैं, तो जोन्स उनकी गर्दन से ईंट का एक टुकड़ा बांध देता है और उन्हें नजदीक के ताल तलैया में ले जाकर डुबो देता है। क्या अब ये बात दिन की रोशनी की तरह साफ नहीं है साथियों, कि हमारी जिंदगी की सारी विपत्तियों के पीछे मनुष्य जाति के अत्याचार ही हैं? सिर्फ आदमी से छुटकारा पा लीजिए और हमारी सारी मेहनत की उपज पर हमारा अधिकार हो जाएगा। हम रातों रात धनवार और आजाद हो सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? यही कि हम दिन रात लगे रहें, मन लगाकर हाड़ तोड़ मेहनत करें और यहां से मनुष्य जाति को उखाड़ फेंकें। साथियों, आप लोगों के लिए मेरा यही संदेश है। विद्रोह, बगावत, मुझे नहीं पता ये बगावत कब होगी। इसमें 1 सप्ताह भी लग सकता है और 100 बरस भी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, अपने नीचे बिछे पुआल की तरह मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि देर सवेर हमें न्याय मिलेगा। दोस्तों, जितनी भी जिंदगी बची है तुम्हारी, उसके एक एक पल के लिए अपनी निगाह उस पर गड़ाए रखो। और इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि मेरे इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाओ जो तुम्हारे बाद इस धरती पर आएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां तब तक संघर्ष करती रहें जब तक जीत हासिल नहीं हो जाती। और याद रखो कॉमरेड्स, तुम अपने संकल्प से कभी डिगो नहीं। कोई भी तर्क कुतर्क तुम्हें बहकाए भटकाए नहीं। इस बात पर कान मत धरो कि आदमी और पशु के हित एक जैसे हैं और एक की संपन्नता ही दूसरे की संपन्नता है। ये सब झूठ है, बकवास है। आदमी सिर्फ अपना स्वार्थ साधता है, किसी और प्राणी का नहीं।
हम सब पशुओं में, जीवों में पूरी एकता होनी चाहिए। संघर्ष के लिए मजबूत भाईचारा। सभी मनुष्य शत्रु हैं, सभी पशु साथी हैं, कॉमरेड हैं। ये सुनते ही चारों तरफ गजब का शोर उठा, हर्षध्वनि होने लगी। जब मेजर बात कर रहा था तो 4 तगड़े चूहे अपने बिलों से बाहर सरक आए और उकड़ू बैठे उसकी बात ध्यान से सुनने लगे। अचानक कुत्तों की निगाह उन पर पड़ गई। चूहे गजब की फुर्ती से अपने बिलों की तरफ छलांग लगाकर ही अपनी जान बचा पाए। मेजर ने अपना पैर उठाकर शांति बनाए रखने का इशारा किया। कॉमरेड्स, उसने कहा, हमें यहां एक बात साफ साफ तय कर लेनी चाहिए। जंगली पशु जैसे कि चूहे और खरगोश, वे हमारे शत्रु हैं या मित्र हैं? चलिए मतदान करके तय कर लेते हैं। मैं बैठक के सामने ये सवाल रखता हूं कि क्या चूहे कॉमरेड्स हैं? तुरंत मतदान कर लिया गया। जबरदस्त बहुमत से यह तय कर लिया गया कि चूहे कॉमरेड हैं। वहां केवल 4 ही प्राणी असहमत थे, 3 कुत्ते और बिल्ली। बिल्ली के बारे में बाद में पता चला कि उसने दोनों तरफ मतदान किया है। मेजर ने अपनी बात आगे जारी रखी। अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, मैं सिर्फ अपनी बात दोहराता हूं। मनुष्य और उसके सभी कर्मों तरीकों के प्रति अपनी दुश्मनी की बात हमेशा याद रखो। जो भी 2 पैरों पर चले वो शत्रु है, जो 4 पैरों पर चलता है वो मित्र है। और ये भी याद रखो कि मनुष्य के खिलाफ लड़ते वक्त ऐसा कतई नहीं हो कि हम उसी की जैसे लगने लगें। उस पर विजय पा लेने के बाद भी उसकी बुराइयों को मत अपनाना। कोई भी पशु किसी भी घर में न रहे, या बिस्तर पर न सोए, या कपड़े न पहने, या नशा पानी न करे, या तंबाकू न खाए, या रुपए पैसे को हाथ न लगाए, या कारोबार न करे। मनुष्य की ये सारी आदतें ही पाप हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी पशु अपने ही बंधु बिरादरों पर अत्याचार न करे। कमजोर और शक्तिशाली, चतुर या बोधा, हम सब भाई भाई हैं। कोई भी पशु कभी किसी दूसरे पशु को न मारे। सभी पशु बराबर है। साथियों, अब मैं आपको कल रात के अपने सपने के बारे में बताऊंगा। यह सपना मैं आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकता। यह उस वक्त की धरती का सपना है जब यहां आदमी का नामो निशान भी नहीं रहेगा। लेकिन इस सपने ने मुझे वो सब कुछ याद दिला दिया जो मैं कभी का भूल चुका था। बहुत बरस बीते जब मैं एक नन्हा सा सुअर था। मेरी माँ और उसकी साथिन सुअरनियां एक बहुत पुराना ऐसा गाना गाया करती थी जिसकी सिर्फ धुन और शुरू के 3 शब्द ही उन्हें पता थे। मैं इस धुन को अपने छुटपन से ही जानता था, लेकिन अरसा हुआ ये मेरे दिमाग से उतर गई। अचानक ही कल रात वही धुन मेरे सपने में लौट आई, और इससे भी बड़ी ये बात हुई कि गीत के बोल भी लौट आए। मुझे पूरा यकीन है कि ये वही बोल हैं जो सदियों पहले पशु गाया करते थे और कई पीढ़ियों तक उनकी स्मृति से उतरे रहे। कॉमरेड्स, अब मैं वो गीत आप लोगों को गाकर सुनाऊंगा। मैं बूढ़ा हो चला हूं, मेरी आवाज कर्कश हो गई है, लेकिन जब मैं आपको इसकी धुन सिखा दूंगा तो आप लोग इसे खूब अच्छी तरह गा सकेंगे। गीत का मुखड़ा है इंग्लैंड के पशु। जनाब मेजर ने अपना गला खखारा और गाना शुरू किया। वो कह ही चुका था कि उसकी आवाज कर्कश है, लेकिन उसने काफी अच्छा गाया। उसकी धुन में कंपन था, कुछ कुछ क्लेमेंटाइन और ला कुकुराचा के बीच का। गीत के बोल इस तरह से: इंग्लैंड के पशु, आयरलैंड के पशु, देश देश जलवायु के पशु, खुशियों भरी मेरी बातें सुनो, स्वर्णिम भविष्य की बातें सुनो, आएगा वो दिन देर सवेर, दुष्ट आदमी दिया जाएगा खदेड़, और इंग्लैंड के फलदार खेतों में पैर पड़ेंगे सिर्फ पशुओं के, हमारी नकेलें जाएंगी छूट, पीठ से बोझा जाएगा छूट, लगामें जीन जल जाएंगी, नहीं बरसेंगे कोड़े क्रूर, कल्पना से कहीं अधिक अमीर, गेहूं जौ जई और घास, वन में थी फलियां चुंदर मूल, होंगे एक दिन हमारे पास, चमकेंगे
इंग्लैंड के खेत पाएंगे मीठा पानी भर भर पेट, बहेगी मीठी सुगंधित वास, वो दिन जब हम होंगे आजाद। करे उस दिन के लिए मेहनत खूब, निकले प्राण बेशक उससे पूर्व, गाय घोड़े हंस और गिद्ध सब करे मेहनत आजादी के लिए। इंग्लैंड के पशु, आयरलैंड के पशु, देश देश जलवायु के पशु, ध्यान से सुनो और खूब फैलाओ, स्वर्णिम भविष्य की मेरी बातें सुनाओ। इस गीत को गाते गाते पशु चरम उत्तेजना से भर गए। मेजर ने अभी अपना गाना खत्म नहीं किया था कि सब पशुओं ने खुद ही इसे गाना शुरू कर दिया। सबसे भोंदू पशुओं की जुबान पर भी इसकी धुन चढ़ गई और उन्होंने भी कुछ शब्द सीख लिए। जहां तक समझदार पशुओं जैसे सूअरों और कुत्तों का सवाल था, कुछ ही पलों में तो उन्हें पूरा गाना ही याद हो गया। और फिर थोड़ी देर के शुरुआती अभ्यास के बाद पूरा बाड़ा एक जबरदस्त स्वरमेल के साथ इंग्लैंड के पशु गीत गाने लगा। गायों ने इसे रंभा कर गाया, कुत्तों ने रिरियाया, भेड़ों ने मिमिया कर अपना स्वर दिया, तो घोड़ों ने हिनहिना कर साथ दिया। बत्तखों ने कां कां की। गीत ने सबको इतने उल्लास से भर दिया कि उन्होंने इसे लगातार 5 बार गाया। वे तो इसे सारी रात ही गाते रहते अगर बीच में रुकावट ना आ जाती। दुर्भाग्य से शोर शराबे ने मिस्टर जोन्स की नींद में खलल डाल दिया। वो बिस्तर से उछला, उसे पक्का यकीन हो गया कि बाड़े में कोई लोमड़ी घुस आई है। उसने अपने बेडरूम के कोने में हमेशा पड़ी रहने वाली बंदूक उठाई और अंधेरे में तड़ातड़ 6 गोलियां चलाई। बंदूक की गोलियां बखार की दीवार में जा धंसी। बैठक अफरा तफरी में खत्म हो गई। हर कोई अपने सिर छुपाने की जगह की तरफ लपका। चिड़िया टाण पर जा उड़ी, पशु पुआल में पसर गए और पल भर में ही पूरा बाड़ा नींद के आगोश में था। 3 रात बाद जनाब मेजर नींद में ही चल बसे। उनका शव फलों के बागीचे के आगे दफना दिया गया। मार्च का महीना शुरू हो चुका था। अगले 3 महीनों के दौरान वहां काफी गुपचुप सरगर्मियां चलती रहीं। मेजर के भाषण ने बाड़े के अधिक बुद्धिमान पशुओं को जीवन के एक नए नजरिए से परिचित करा दिया था। उन्हें पता नहीं था कि मेजर ने जिस बगावत की भविष्यवाणी की थी वो कब होगी। ये सोचने के लिए उनके पास कोई कारण भी नहीं थे कि बगावत उनके जीते जी होगी भी या नहीं। लेकिन एक बात उनके सामने बिल्कुल साफ थी कि इस बगावत के लिए खुद को तैयार रखना उनका फर्ज है। स्वाभाविक था कि दूसरों को सिखाने, पढ़ाने का और संगठित करने का कार्यभार सुअरों के कंधों पर आ पड़ा। वही थे जिन्हें आमतौर पर सभी पशुओं में ज्यादा चतुर माना जाता था। सुअरों में भी जो ज्यादा उल्लेखनीय थे वो स्नोबॉल और नेपोलियन नाम के 2 युवा सुअर थे जिनको बधिया किया गया था, जिन्हें मिस्टर जोन्स बेचने की नीयत से पाल रहा था। नेपोलियन कद काठी में बड़ा, दिखने में खूंखार बर्कशायर का सुअर था। वो बाड़े में बर्कशायर का शायद अकेला जीव था। वो बहुत ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन अपनी मर्जी के मालिक के रूप में विख्यात था। स्नोबॉल नेपोलियन की तुलना में ज्यादा जिंदा दिल सुअर था। बातचीत में तेज और खूब आविष्कारशील, लेकिन उसके बारे में यह समझा जाता था कि उसमें चरित्र की उतनी गहराई नहीं है। बाड़े पर और जितने भी सुअर थे वो सब मांस के लिए पाले जाने वाले सुअर यानी पोर्क थे। उनमें से जो सबसे ज्यादा नामी गिरामी था वो एक छोटा स्क्विलर नाम का मोटा सुअर था। वो भरे भरे गालों, मिचमिचाती आंखों और फुर्तीले शरीर और कर्णभेदी आवाज का मालिक था। बातचीत में एकदम उस्ताद। वो जब भी किसी मुश्किल मुद्दे पर बहस करता तो फुदकता रहता और अपनी पूंछ तेजी से हिलाता रहता। उसकी पूंछ बहुत आकर्षक थी। स्क्विलर के बारे में दूसरों का कहना था कि वो इतना माहिर है कि काले को सफेद में बदल सकता है। इन तीनों ने मिलकर जनाब मेजर के उपदेशों को एक पूर्ण विचारधारा के रूप में परिष्कृत किया और इसे उन्होंने पशुवाद का नाम दिया। मिस्टर जोन्स के सो जाने के बाद सप्ताह में कई रातें जागकर वे बखार में गुप्त बैठकें करते रहे और पशुवाद के सिद्धांत दूसरों को समझाते रहे। शुरू में उन्हें बेहद मूर्खता और उदासीनता का सामना करना पड़ा। कुछ जानवरों ने मिस्टर जोन्स
जिसे वे मालिक कहते थे, उनके प्रति कर्तव्य का, निष्ठा का वास्ता दिया, या इस तरह की मौलिक टिप्पणियां की कि मिस्टर जोन्स हमारा भरण पोषण करता है, अगर वही चला गया तो हम भूखों मर जाएंगे। दूसरों ने इस तरह के सवाल किए कि हम इस बात की चिंता क्यों करें कि हमारे मरने के बाद क्या होता है, या यदि किसी तरह ये बगावत होती है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमने इसके लिए काम किया या नहीं। उनके भेजे में ये बात बिठाने में सुअरों को खासी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा सोचना पशुवाद की भावना के खिलाफ है। सबसे अधिक मूर्खतापूर्ण सवाल सफेद घोड़ी मॉली पूछती थी। स्नोबॉल से सबसे पहला सवाल उसने यही किया कि क्या बगावत के बाद गुड़ मिलेगा? नहीं, स्नोबॉल ने कड़ाई से उत्तर दिया, इस बाड़े में गुड़ बनाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। इसके अलावा तुम्हें गुड़ की क्या जरूरत है? तुम्हें जितनी चाहिए जई और सूखी घास मिलेगी। मौली ने पूछा, और क्या मैं तब भी अपनी अयाल पर रिबन लगा सकूंगी? कॉमरेड, स्नोबॉल का जवाब था, यह रिबन जिसके पीछे तुम इतनी पागल रहती हो गुलामी के बिल्ले हैं। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि स्वतंत्रता रिबनों से कहीं अधिक मूल्यवान होती है? मौली सहमत तो हो गई, लेकिन वो बहुत अधिक कायल नहीं लग रही थी। सुअरों को पालतू काले कौए मोजेस द्वारा फैलाई गई झूठी झूठी बातों का खंडन करने में खासी मेहनत करनी पड़ती। मोजेस, जो मिस्टर जोन्स का मुंह लगा था, असल में जासूस था और चुगली करता रहता था। इसके बावजूद वो बातचीत में माहिर था। उसका दावा था कि वो एक ऐसे रहस्यमय पहाड़ के बारे में जानता है जिसका नाम मिस्री पर्वत है, और मरने के बाद सभी जानवर वहीं पहुंचते हैं। ये पर्वत बादलों के ऊपर आकाश में कहीं स्थित है। मोसेस का कहना था कि मिस्री पर्वत पर सप्ताह के 7 दिन रविवार रहता है, और तिपतिया घास तो वहां साल के हर मौसम में उगती है। गुड़ की भेली और अलसी की खली तो वहां बाड़ों पर उगती है। सभी पशु मोसेस से नफरत करते थे, क्योंकि वो बातें तो बहुत बनाता था लेकिन काम कुछ नहीं करता था। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो मिस्री पर्वत पर विश्वास करते थे। सुअरों को तर्क देकर उन्हें मनाने में खासी मेहनत करनी पड़ती कि कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है। उनके सबसे अधिक निष्ठावान चले गाड़ी में जोते जाने वाले 2 घोड़े बॉक्सर और क्लोवर थे। उन दोनों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो अपने आप कुछ भी नहीं सोच पाते थे। लेकिन एक बार सुअरों को अपना गुरु स्वीकार कर लेने के बाद उन्हें जो कुछ भी बताया गया उन्होंने सब ग्रहण कर लिया और उसे सरल तर्कों द्वारा दूसरे पशुओं तक पहुंचाया। वे बखार में होने वाली गुप्त बैठकों में बिना नागा आते और इंग्लैंड के पशु गीत गाते। बैठकें हमेशा इसी गीत के साथ समाप्त होती थी। अब हुआ यह कि बगावत किसी भी उम्मीद से बहुत पहले और आसानी से हासिल कर ली गई। पिछले वर्षों के दौरान मिस्टर जोन्स कठोर मालिक होने के बावजूद एक समर्थ किसान था, लेकिन इधर कुछ अरसे से उसके दुर्दिन चल रहे थे। एक मुकदमे में पैसे गंवाने के बाद उसका दिल एकदम टूट गया था। उसने अपनी सेहत की परवाह किए बगैर बेतहाशा शराब पीना शुरू कर दिया था। वो सारा दिन रसोई घर में अपनी विंडसर कुर्सी पर पसरा रहता, अखबार पढ़ता, पीता रहता और कभी कभी बियर में भिगोए डबल रोटी के टुकड़े मोसेस को खिलाता। उसके नौकर चाकर सुस्त और बेईमान थे। खेतों में खरपतवार उगाई थी, इमारतों की छतें छाने की जरूरत थी, बाड़े देखभाल मांगते थे और पशुओं को पूरा खाना नहीं मिल रहा था। जून आ चुका था और सूखी घास की फसलें कटाई के लिए एकदम तैयार थीं। ग्रीष्म ऋतु के मध्य के रात यानी 24 जून को शनिवार के दिन मिस्टर जोन्स विलिंगटन गया और रेड लायन बार में बैठकर इतनी पी कि रविवार की दोपहर तक वापस नहीं आया। उसने नौकर चाकर सुबह सुबह गायों का दूध दूहने के बाद खरगोशों का शिकार करने निकल गए। उन्हें इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी कि पशुओं का दाना पानी भी करना है। मिस्टर जोन्स वापस लौटते ही तुरंत ड्राइंग रूम के सोफे पर सोने चला गया। अपना मुंह उसने न्यूज ऑफ द वर्ल्ड अखबार से ढक लिया, इसलिए जब शाम हुई तब भी पशु बगैर चारे पानी के खड़े थे। हालत यह हो गई कि उनसे और रहा नहीं गया। एक गाय ने भंडार घर का दरवाजा अपने सींगों से तोड़ डाला और सभी पशुओं ने डब्बों पीपों से खुद खाना लेकर खाना शुरू कर दिया। इसी समय मिस्टर जोन्स की आंख खुल गई। अगले ही पल वो और उसके चारों नौकर भंडार घर में थे। उसके हाथों में कोड़े थे। आते ही उसने चारों तरफ कोड़े बरसाना शुरू कर दिया।
भूखे प्यासे पशु इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक आम सहमति से, हालांकि इससे बारे में पहले कुछ भी तय नहीं किया गया था, सब पशुओं ने अपने अत्याचारियों पर हमला बोल दिया। मिस्टर जोन्स और उसके आदमियों ने अचानक पाया कि सब चारों ओर से उन पर घूसों लातों की बरसात हो रही है। स्थिति उनकी नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुकी थी। उन्होंने कभी पशुओं को इस तरह का बर्ताव करते हुए नहीं देखा था। अब तक तो वे जब मनचाहा इन प्राणियों पर कोड़े फटकारने और उन्हें पीटने के ही आदी थे। इस तरह अचानक इन प्राणियों के उठ खड़े होने ने उन लोगों के तो होश ठिकाने लगा दिए, उन्हें डरा दिया। एक दो पलों के बीतते न बीतते पांचों मुख्य सड़क की तरफ जाने वाली बैलगाड़ी के रास्ते पर जान बचाते हुए सरपट दौड़ रहे थे। उनके पीछे विजय की हुंकार भरते हुए पशु बढ़े चले जा रहे थे। जब मिसेस जोन्स ने अपनी खिड़की से यह सब होते देखा तो उन्होंने लपक कर एक थैला उठाया, उसमें फटाफट कुछ काम की चीजें ठूंसी और चुपके से दूसरे रास्ते बाड़े के बाहर निकल गई। मौसेस अपनी टाड़ से फुदका और जोर से कांव कांव करते हुए उसके पीछे पीछे पंख फड़फड़ाने लगा। इस बीच पशुओं ने मिस्टर जोन्स और उसके आदमियों को सड़क पर खदेड़ दिया और उनके पीछे 5 सलाखों वाला गेट भड़ाक से बंद कर दिया। और इस तरह, इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो गया, बगावत की विजय का बिगुल बज चुका था। जोन्स खदेड़ा जा चुका था, मैनर फार्म अब उनका था। पहले कुछ पल तो पशुओं को अपने सौभाग्य पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने पहला काम यह किया कि एक झुंड बनाकर यह देखने के लिए बाड़े की 4 दीवारी का चक्कर लगाया कि कहीं कोई आदमी इस पर छुपा तो नहीं बैठा है। इसके बाद वे दौड़ते हुए बाड़े की इमारतों की तरफ आए ताकि वहां से जोन्स के क्रूर शासन की चीजों का आखिरी नामो निशान ही मिटा दें। अस्तबलों के सिरे पर बना साज सामान का कमरा तोड़कर खोल दिया गया। लगामें, नकेलने, कुत्तों की जंजीरें, वे डरावने चाकू छुरियां जिनसे मिस्टर जोन्स सुअरों और मेमनों को बधिया किया करता था, अन सारी चीजों को कुएं में उछाल दिया गया। लगाम की रस्सियां, गलफांसियां, घोड़ों की आंखों पर बांधी जाने वाली पट्टियां, अपमानजनक तोबड़े, इन सारी चीजों को आंगन में जल रहे कूड़े की आग के हवाले कर दिया गया। यही हाल कोड़ों का हुआ। जब पशुओं ने कोड़ों को आग की लपटों में देखा तो सब खुशी के मारे कुलाचे भरने लगे। स्नोबॉल ने उन रिबनों को भी आग के हवाले कर दिया जिनसे हाट बाजार के दिनों में घोड़े की आयालों को और पूंछों को अक्सर सजाया जाता था। उसका कहना था, रिबन को वर्जित माना जाना चाहिए। ये मनुष्य जाति की निशानियां हैं। सभी पशुओं को नंगा रहना चाहिए। जब बॉक्सर ने यह सुना तो लपक कर घास फूस का बना अपना नन्हा हैट ले आया और इसे भी बाकी चीजों के साथ साथ आग में झोंक दिया। इस हैट को लगाकर वो गर्मियों में मक्खियों से अपने कान बचाता था। कुछ ही क्षणों में पशुओं ने वो सारी चीजें नष्ट कर दी जो उन्हें मिस्टर जोन्स की याद दिलाती थी। नेपोलियन तब सबको लेकर भंडार घर में गया और सबको मकई का डबल राशन दिया। कुत्तों को 2-2 बिस्किट मिले और इसके बाद उन्होंने शुरू से आखिर तक लगातार 7 बार इंग्लैंड के पशु वाला गीत गाया और फिर सब सोने चले गए। आज जैसी नींद उन्हें इससे पहले कभी नहीं आई थी। लेकिन अगली भोर वे हमेशा की तरह उठे और उन्हें अचानक अपने जीवन में घटी इस शानदार घटना की याद आई। वे सब चरागाह की तरफ लपके। चरागाह से थोड़ा ही आगे एक टेकरी थी जिससे लगभग पूरे बाड़े का नजारा दिखाई देता था। सभी पशु इस टेकरी पर चढ़ गए और प्रभात बेला की साफ रोशनी में चारों तरफ निहारने लगे। हाँ, ये अब अपना है। जहां तक नजर जाती है वहां तक सब कुछ अपना है। इस विचार से भाव विभोर होकर वे गोल गोल घूमने लगे। आनंद और उल्लास के मारे हवा में खुद को उछालने लगे, कुलाचे भरने लगे, ओस से भीगी जमीन पर लौटने लगे। उन्होंने गर्मी की मीठी घास को मुंह भर कर खाया। उन्होंने काली मिट्टी को हवा में उछाला और उसकी मदमस्त गंध को अपने फेफड़ों में भरा। इसके बाद उन्होंने पूरे बाड़े का निरीक्षण करने की नीयत से दौरा किया और कृषि योग्य जमीन, घास के मैदान, फलोद्यान, तलैया, झुरमुट का मूक सराहना के साथ मुआयना किया। ऐसा लगता था कि इन चीजों को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अब भी उन्हें जैसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ उनका अपना है। इसके बाद वे पंक्तिबद्ध होकर बाड़े की इमारतों की तरफ वापस आए और फार्म हाउस के दरवाजे पर आकर चुपचाप खड़े हो गए। यह भी अब उनका था।
लेकिन वे भीतर जाने से डर रहे थे। अलबत्ता कुछ क्षणों के बाद स्नोबॉल और नेपोलियन ने अपने कंधों से धकेलकर दरवाजा खोल दिया और पशु इकहरी पंक्ति बनाकर भीतर आ गए। वे चलते समय इतने सजग थे कि कहीं कोई चीज अस्त व्यस्त न हो जाए। वे एक कमरे से दूसरे कमरे में पंजों के बल चलते रहे। वे फुसफुसाहट से ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने से भी डर रहे थे। वे अविश्वसनीय विलासिता, पंख वाले गुदगुदे गद्देदार बिस्तर, दर्पण, घोड़ों के बाल से बने सोफे, ब्रसेल्स का कालीन, ड्राइंग रूम में तिपाई पर रखी रानी विक्टोरिया की तस्वीर, इन सारी चीजों को विस्मय से निहार रहे थे। वे अभी सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहे थे कि पता चला कि मौली गायब है। वापस जाकर उन्होंने पाया कि वो सबसे अच्छे वाले बेडरूम में ही रुकी रह गई थी। उसने मिसेज जोन्स की श्रृंगार की मेज से एक नीला रिबन उठा लिया था और उसे अपने कंधे के सामने थामे खुद को शीशे में बहुत फूहड़ तरीके से निहार रही थी। दूसरे पशुओं ने उसे कड़ाई से झिड़का और बाहर चले आए। रसोई में छींके पर सुअर का कुछ सूखा मांस टंगा हुआ था। उसे बाहर लाकर जमीन में गाड़ दिया गया। रसोई के कोठे में बियर के पीपे को बॉक्सर की एड़ी की ठोकर से लुढ़का दिया गया। इसके अलावा किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया गया। हाथों हाथ बहुमत से यह संकल्प ले लिया गया कि फार्म हाउस को संग्रहालय के रूप में सुरक्षित रखा जाए। सब इस बात से सहमत हो गए कि कोई भी कभी भी कोई पशु इसमें नहीं रहेगा। पशुओं ने नाश्ता किया। फिर स्नोबॉल और नेपोलियन ने सबको दोबारा बुलवाया। स्नोबॉल ने कहा, साथियों, अभी 6:30 बजे हैं और हमारे सामने पूरा दिन पड़ा है। आज हम सूखी घास की फसल काटना शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक और मामला है जिसे हमें पहले सलटाना है। अब सुअरों ने रहस्योद्घाटन किया कि पिछले 3 महीनों के दौरान उन्होंने कूड़े के ढेर में मिली जोन्स के बच्चों की अक्षर ज्ञान की एक किताब में से पढ़ना और लिखना सीख लिया है। नेपोलियन ने काले और सफेद रंग रोगन के डब्बे मंगवाए और सबको ऊपर मुख्य सड़क की तरफ 5 सलाखों वाले गेट की तरफ ले चला। फिर स्नोबॉल ने, क्योंकि उसकी लिखावट बहुत अच्छी थी, अपने पैर की 2 गांठों के बीच कूची थामी और गेट की ऊपर वाली पट्टी से मैनर फॉर्म पर रंग फेर कर उसे मिटा दिया। उसकी जगह पशु बाड़ा पेंट कर दिया गया। अब से इस बाड़े का यही नाम रखा जाना था। इसके बाद वे बाड़े की इमारतों की तरफ वापस लौटे, जहां स्नोबॉल और नेपोलियन ने एक सीढ़ी मंगवाई। इसे उन्होंने बड़े बखार की आखिरी दीवार के साथ सटाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले 3 महीनों की पढ़ाई से वे पशुवाद के सिद्धांतों को 7 धर्म उपदेशों में ढाल पाने में सफल हो सके हैं। अब इन 7 धर्मादेशों को दीवार पर अंकित किया जाएगा। ये धर्मादेश कभी भी बदलने वाले कानून होंगे और बाड़े के सभी पशुओं को मरते दम तक इनका पालन करना होगा। थोड़ी सी मुश्किल के बाद, क्योंकि एक सुअर के लिए सीढ़ी पर संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता, स्नोबॉल सीढ़ी पर चढ़ गया और काम शुरू कर दिया। स्क्विलर 2-3 पाए नीचे खड़ा रंग का डब्बा थामे वहां था। दीवार पर बड़े बड़े सफेद अक्षरों में धर्मादेश लिख दिए गए। इन्हें 30 गज की दूरी से भी पढ़ा जा सकता था। ये 7 धर्मादेश थे। पहला, जो भी 2 पैरों पर चलता है वो शत्रु है। दूसरा, जो भी 4 पैरों पर चलता है या जिसके पंख हैं वो मित्र है। 3, कोई भी पशु कपड़े नहीं पहनेगा। चौथा, कोई भी पशु शराब नहीं पिएगा। 5वां, कोई भी पशु किसी दूसरे पशु को नहीं मारेगा। 6ठा, कोई भी पशु बिस्तर पर नहीं सोएगा। और 7वां, सभी पशु बराबर हैं। सब कुछ बिल्कुल साफ साफ लिखा गया था। सिर्फ मित्र की जगह मितर लिखा गया और एक जगह ग उल्टा लिख दिया गया था। बाकी सब जगह वर्तनी बिल्कुल ठीक थी। स्नोबॉल ने धर्मादेश ऊंची आवाज में पढ़कर सुनाए ताकि सब जान सकें। सभी पशुओं ने पूर्ण सहमति में अपनी मुंडियां हिलाईं और जो ज्यादा समझदार थे उन्होंने तत्काल ही धर्मादेशों को कंठस्थ करना शुरू कर दिया। स्नोबॉल ने रोगन कुची एक तरफ फेंकते हुए कहा, अब साथियों, सूखी घास की तरफ कूच करो
हम उसे अपनी इज्जत का सवाल मान लें कि जोन्स और उसके नौकर चाकर जितना समय लगाते हम उससे ही पहले फसल काट लेंगे। तभी 3 गायें बड़ी जोर से रंभाई। ऐसा लगा वो काफी देर से बेचैनी महसूस कर रही थी। उन्हें पिछले 24 घंटे से दुहा नहीं गया था। उनके थन फटने को थे। थोड़ी देर तक सोचने के बाद सुअरों ने बाल्टियां मंगवाई और बहुत सफलतापूर्वक गायों को दुह लिया गया। उनके गोड़ इस काम के बिल्कुल अनुकूल थे। जल्द ही वहां झागदार मलाईदार दूध से भरी 5 बाल्टियां नजर आने लगी। कई पशु उन बाल्टियों को बड़ी हसरत से निहार रहे थे। किसी ने पूछा, इन सारे दूध का क्या किया जाएगा? मुर्गियों में से एक ने कहा, जोन्स कभी कभी थोड़ा दूध हमारी सानी में मिला दिया करता था। नेपोलियन चिल्लाया, अरे दूध की चिंता छोड़िए कॉमरेड्स। वो बाल्टियों के सामने आ गया। इसे भी ठौर ठिकाने लगा दिया जाएगा, फसल ज्यादा जरूरी है। कॉमरेड स्नोबॉल आपको रास्ता दिखाएंगे, मैं बस आ ही रहा हूं। आगे बढ़े हो कॉमरेड्स, सूखी घास आपका इंतजार कर रही है। और इस तरह सभी पशु सूखी घास के मैदानों की तरफ मार्च करते हुए चले। शाम को जब वे वापस आए तो उन्होंने देखा दूध गायब था। अब एनिमल फार्म में, पशुवाड़े में क्या होता है, अगले एपिसोड में सुनिएगा। ये किताब अपने तरीके की, अपने जॉनर की सबसे मशहूर किताबों में से एक बहुत शानदार किताब है, जॉर्ज ऑरवेल की किताब। सुनिएगा जरूर अगला एपिसोड। ठीक लग रहा हो तो किस्सा कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अच्छा साहित्य आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।